हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस के बारे में जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हाँ जी बच्चों, हम बात करते हैं इन 5 क्वेश्चंस के बारे में। सबका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में घंटे के बटन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से आपको दी जाती है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन उपलब्ध है जो कि इस प्रकार से आपको दिखता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऑलराउंडर बीएसएस ऐप को इंस्टॉल करके। बच्चों ये 2 कोर्सेज हैं। ये है बच्चों 6th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम, 6th वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम। महाबली बैच न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। आज ही आप ज्वाइन करके अपनी कोचिंग घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक और शेयर प्लीज जरूर करें। और जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है तो अपना अच्छा सा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के अपना उत्तर जरूर बताएं, जिससे कि हमें खुशी होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में सही से लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपके उस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दिया जाए। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों क्या कहता है आज का ये क्वेश्चन? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, एक एक चीज को समझाऊंगा, 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को आपको समझा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना बस, ठीक है। चलिए, एक निश्चित दुकान में बच्चों, एक दुकान है, ठीक है, लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है लेकिन बिक्री मूल्य स्थिर रहता है तो बिक्री मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सुन लीजिए। इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25% द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट? बच्चों देखिए, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ना जो है ना कि मतलब खुल के इसको समझना पड़ेगा एंड खुल के इसका जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब वीडियो को लाइक और शेयर आपने किया होगा और जिस किसी बच्चे को उत्तर आता है भाई जल्दी से कमेंट में बता दो कि किस किस को ये क्वेश्चन पहले से आता है, उत्तर निकाल लिया है किस किसने भाई। चलिए बहरहाल मैं इसको समझाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों क्या कहता है, एक निश्चित दुकान में लाभ जो है ना लागत का 320% है। मतलब कि एक दुकानदार, चलिए भाई सबसे पहले ये दुकानदार बैठा है यहां पर, ये ठीक है, इसने एक प्रोडक्ट बेचा, इसने एक कोई भी माल जो है उसको बेचा, मतलब कि सेल किया। जब उसने सेल किया तो उसको जो लाभ होता है बच्चों, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य का 320% है बच्चों, यानी कि उसको 320% का लाभ होता है। ओके, अब उसको 320% का लाभ हो गया, लेकिन ये तो थी सबसे पहली कंडीशन की उसको 320% का लाभ हो गया। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब बच्चों हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, फटाक से उत्तर के ऊपर मत जाओ, गलतियां होगी। देखिए दूसरी कंडीशन यहां पर बच्चों क्या दी गई है कि जब वो दुकानदार उसी प्रोडक्ट को 25% ज्यादा करके बेचता है, मतलब कि उसकी जो लागत कीमत है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, उसको अगर वो 25% बढ़ा देता है तो और इसने एक कंडीशन और दी है, और सेलिंग प्राइस जो है बच्चों, विक्रय मूल्य, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करता बच्चों, विक्रय मूल्य में कोई भी बदलाव नहीं करता। तो ये बताओ अब जो उसको लाभ हुआ है ना, वो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? लाभ जो हुआ है वो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये अपने को बताना है। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम हमेशा ये मानते हैं कि लागत मूल्य बच्चों मतलब कि CP1 मानते हैं बच्चों। क्या मानते हैं? CP1 बराबर हमने मान लिया बच्चों 100 रुपए, कि मान लीजिए उस दुकानदार की लागत मूल्य 100 रुपए है। अब बच्चों ये CP1 मैंने क्यों माना? क्योंकि लागत मूल्य 1 जो कि पहली कंडीशन का है। अब 100 रुपए में उसने खरीदा और 320% का फायदा। अब बच्चों 100 रुपए के ऊपर उसको 320% मिले, मतलब कि उसको 320 रुपए का
फायदा हो गया। मतलब कि 320 रुपए मैं अगर जोड़ता हूं बच्चों, लागत मूल्य में जब लाभ जुड़ता है तो वो क्या होता है बच्चों जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? लागत मूल्य में जब लाभ जुड़ता है तो बच्चों विक्रय मूल्य मिलता है। बच्चों क्या मिलता है? विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस अपने को मिल जाता है। When we add the profit into the cost price, we get selling price। तो यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया। बच्चों अब मुझे बताइए, सबसे पहला मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब कि लागत मूल्य क्या था? 100 रुपए। सबसे पहले मेरा सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य क्या था बच्चों? 420 रुपए। बच्चों यहां तक आ गया समझ में? यहां तक किस को समझ में नहीं आया भाई? यहां तक जिस को समझ में आ गया बताइए गुरुजी समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मुझे मिल गया, अब मैं दूसरी कंडीशन को अप्लाई करता हूं। दूसरी कंडीशन मुझे क्या कहती है कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस उसको पहले वाले से 25% अपन लोगों ने बढ़ा दिया। यानी पहले जो कॉस्ट प्राइस था, पहले जो लागत मूल्य थी उसमें 25% बढ़ा दिया। ये दूसरी कंडीशन की बात हो रही है। अब बच्चों पहले कितना था? 100 रुपए था, अब 25% बढ़ा, मतलब कि 100 का 25% होता है 25 रुपए। कुल मिलाकर अब अपना कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य 125 रुपए हो गया। अब बच्चों लागत मूल्य 125 रुपए हो गया तो बच्चों मैं क्या लिखता हूं? CP2 मतलब कि लागत मूल्य 2 बराबर 125 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने खुद ने कहा है बच्चों, क्वेश्चन वाले ने खुद ने कहा है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब पहले अगर 420 था तो अब भी 420 रहेगा। तो बच्चों सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य 420 का 420 ही रहेगा। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि अब जो लाभ हुआ है वो लाभ विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है। बच्चों अब मुझे लाभ हुआ है मतलब कि प्रॉफिट। बच्चों लाभ का सूत्र क्या है बच्चों? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य को घटा दीजिए। बच्चों मेरे पास विक्रय मूल्य है 420 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 125 रुपए। जब मैं दोनों को घटाता हूं इसमें से इसको तो मुझे 295 रुपए मिल जाते हैं। बच्चों 295 रुपए मेरा लाभ हो गया, मतलब कि प्रॉफिट हो गया। अब जब बच्चों मुझे 295 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और मुझे ये निकालना है कि ये प्रॉफिट विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों 295 बट्टा में मैं करता हूं विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस 420 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बच्चों यहां पर ये क्या कह रहा है पता है आपको? अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को निकालनी है बच्चों। क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। लगभग कितना रुपया होगा लगभग बताना है अपने को, एग्जैक्ट नहीं पूछा है बच्चों, ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट नहीं पूछा है भाई साहब आपने तो कोई बात नहीं, हम भी उसी हिसाब से निकालेंगे। 0 से 0 काट दिया, इसको 2 से काटा तो 21 आ गया, इसको 2 से काटा तो 5 आ गया। बच्चों 5 का भाग जब मैं 21 में देता हूं तो 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो पीछे वाला जो पॉइंट है उसको छोड़ दो, मैं सिर्फ 4 मान लेता हूं क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट निकालना है, लगभग मुझे मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब मैं बच्चों 295 के अंदर 4 का भाग देता हूं, ठीक है। 4 का भाग दिया, 7 चौक 28 आता है, 28 आ गया, पीछे 1 लगाया 5 लगाया, 4 तिया 12। बच्चों लगभग तो मेरा 73 पॉइंट कुछ हो सकता है, इससे भी थोड़ा पीछे भी जा सकता है क्योंकि नीचे जो था 4 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो बच्चों 73 है। अब बच्चों मेरे ऑप्शंस क्या क्या है? 30, 70, 100, 250। 250 है नहीं, 100 है नहीं, 30 है नहीं, 70 के लगभग आसपास है, तो भी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चंस में इस प्रकार की कैलकुलेशंस करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। बच्चों कौन कौन कहेगा कि गुरुजी क्या समझाया है? आहा हा, आला आला, क्या समझाया है, सब समझ में आ गया। जल्दी से बता दो भाई बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के अपना नाम लिख के बताओ कि गुरुजी सब समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा समझाया है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। मैंने 2 मुर्गियां 105 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची। मेरे पास 2 मुर्गियां थी बच्चों, पता है आपको, याद है आपको? हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे पास 2 मुर्गियां थी बच्चों। क्या थी? 2 मुर्गियां। यार मुर्गियां कैसी दिखती थी मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वैसी की वैसी 2 मुर्गियां बना लो। एक तो मेरे पास ऐसी मुर्गी थी, एक मेरे पास और मुर्गी थी, है ना, एक ये और मुर्गी थी, ठीक है। अब ये 2 मुर्गियां मेरे पास थी।
अब क्या हुआ, मैंने इन मुर्गियों को बेच दिया और मुझे हर मुर्गी के लिए 125 रुपए मिले। बच्चों कितने रुपए मिले? 125 रुपए। 125 एक 5 है, अच्छा 105, सॉरी है ना, 105, 20 रुपए मैंने मेरे खुद के जोड़ दिए, ठीक है कोई बात नहीं। 105 रुपए मुझे हर मुर्गी के पीछे मिले। अब क्या हुआ, एक मुर्गी के पीछे मुझे 25% का फायदा हुआ। बच्चों एक मुर्गी के पीछे मुझे 25% का क्या फायदा हुआ? लॉस हुआ भाई, लॉस हुआ है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक मुर्गी के पीछे 25% का मुझे नुकसान हुआ और दूसरी मुर्गी के ऊपर 50% का मुझे फायदा हुआ। बच्चों एक के ऊपर 25 का नुकसान, दूसरे के ऊपर 50 का फायदा। अब यह बोल रहा है कि कुल मिलाकर मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, यह बता दो। चलिए गुरुजी समझाते हैं इसको। या तो बिल्कुल भी ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, या 20% का लाभ हुआ है 20% हानि, या फिर 50% लाभ मान लीजिए। बच्चों और आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बच्चों जब एक मुर्गी 105 रुपए में बेची जाती है तो उसके ऊपर 25% का अपने को लॉस हो रहा है, यहां पर हानि हो रही है। एंड जब एक दूसरी मुर्गी जो कि 105 में बेची गई है लेकिन उसके ऊपर 50% का लाभ हो रहा है, तो अपने को यहां पर बताना है कि यहां पर क्या कह रहा है, कुल मिलाकर कितना लाभ यहां पर कितनी हानि हुई है, ये अपने को बताना है। तो देखिए जब 105 रुपए में इसको बेचा गया और 25% की हानि हुई, मतलब कि इसको कॉस्ट प्राइस से 25% लेस में बेचा गया है। मतलब कि ये जो 105 रुपए है बच्चों, ये 105 रुपए 75% है। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। बच्चों मैंने आपको कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य निकालने का एक सूत्र बताया था। बच्चों सूत्र क्या था? सूत्र ये था कि कितने में आपने उसको बेचा, विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस कितना आपको लॉस हुआ, गुणा कर दीजिए उसको बच्चों 100 के साथ, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य मिल जाएगा। मैंने वही सूत्र यहां पर यूज किया। मैंने इस चीज को 105 रुपए में बेचा, उसको मैंने देखिए अब इसके ऊपर मुझे 25% की हानि हुई तो मैंने 100 में से 25 को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको बच्चों 100 के साथ। तो ये बच्चों मुझे इस एक मुर्गी का जिसके ऊपर मुझे 25% की हानि हुई थी उसका मुझे मिल गया बच्चों कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य। अब बच्चों मैं बात करता हूं दूसरी मुर्गी की। दूसरी मुर्गी के ऊपर मुझे 50% का लाभ हुआ है। बच्चों इसको मैंने 105 रुपए में बेचा है। बच्चों देखिए इसका एक सूत्र है, कॉस्ट प्राइस निकालने का एक सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र बच्चों ये है कि कितने में बेचा बट्टा में 100 प्लस लाभ। बच्चों 100 प्लस लाभ का प्रतिशत गुणा में 100। बच्चों ये लॉस का परसेंटेज है, ओके, लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चों देखिए अब मैंने इसको 105 में बेचा है, लीजिए भाई 105 रुपए में बेचा, डिवाइडेड बाई 100 में कितना प्रॉफिट परसेंट है बच्चों, 50% का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बच्चों मुझे मिल गया इस मुर्गी का लागत मूल्य। इस मुर्गी का हो गया बच्चों ये और इसका हो गया ये। अब बच्चों कुल मिलाकर मुझे मेरे दोनों लागत मूल्य मिल गए हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं बच्चों दोनों को जोड़ देता हूं, क्योंकि बच्चों कुल मिलाकर मेरा जो विक्रय मूल्य है बच्चों, सेलिंग प्राइस जो है वो है बच्चों 105 और 105, मतलब कि 210 रुपए मेरा है सेलिंग प्राइस। इतने में मैंने बेचा है। अब मैंने खरीदा कितने में था वो भी यहां पर चेक कर लेते हैं। इस मुर्गी का कॉस्ट प्राइस मतलब कि लागत मूल्य और इसका लागत मूल्य दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर कितना लागत मूल्य था। तो बच्चों देखिए 105 बट्टा में 75 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको बच्चों मुझे जोड़ना है इसके साथ में 105 बट्टा में 150 गुणा में 100। यहां तक आ गया बच्चों। अब बच्चों देखिए 105 गुणा में 100 दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर निकाला जा सकता है, बाहर लेकर के आ सकते हैं। 105 गुणा में 100 मेरा कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1/75 और यहां पर बच गया 1 में 150। बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप ये हो गया 105 गुणा में 100, ओके, एंड यहां पर क्या आ गया बच्चों, इन दोनों का एलसीएम निकालिए 150 आएगा। 150 में मैंने 75 का भाग दिया 2 आ गया, इसके अंदर मैंने 1 को जोड़ दिया क्योंकि 150 का भाग 150 में एक बार जाता है। देन इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 105 गुणा में 100
यहां पर ये आ गया बच्चों 3/150। बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 105 गुणा में 100 गुणा में आ गया बच्चों 5, 150, 1/50 यहां पर ये आ गया। अब बच्चों जब मैं 50 का भाग 100 में देता हूं तो मुझे 2 मिलता है। जब मैं 105 को 2 से गुणा करता हूं तो 210 रुपए मिलते हैं। 210 रुपए में मैंने ये दोनों मुर्गियां खरीदी थी और 210 रुपए में ही मैंने इनको बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके बच्चों, ना ही कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई, निल। ना ही कोई लाभ ना ही कोई हानि। बच्चों समझ में आ गया? बहुत ही आसान कंसेप्ट था बच्चों। बस जल्दी से बताओ गुरुजी ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, मुर्गी वाला प्रश्न भी समझ में आ गया। चलिए भाई बात करते हैं बच्चों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वियर है बच्चों, जो क्या है बच्चों 42,000 लीटर पानी है उसके अंदर। मतलब कि एक जलाशय है बच्चों जिसके अंदर 42,000 लीटर पानी है। यदि उस जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? बच्चों ये क्या है? कुआं मान लीजिए आप, ठीक है बच्चों। आप एक जो है ना कुआं मान लीजिए, एक कुआं है आपके पास, ठीक है। ये एक कुआं है बच्चों मेरे पास, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में है या आयताकार शेप में है। इस कुएं के अंदर बच्चों पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है बच्चों। जिस पानी को मैं अगर बताऊं तो 42,000 लीटर पानी है बच्चों। 42,000 लीटर पानी इसके अंदर भरा हुआ है। अब जब बच्चों इसके अंदर 42,000 लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन एक चीज यहां पर और दी गई है कि इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 6 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो है बच्चों 6 मीटर यूं। ओके, अब 6 मीटर तो यूं हो गई। अब इस प्रकार से जो इसकी चौड़ाई है वो है बच्चों 3.5 मीटर। क्या है बच्चों? 3.5 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। बच्चों ये क्या है? क्यूबॉइड है बच्चों। क्या है? एक घनाभ है बच्चों, घनाभ। क्यूबॉइड जो होता है ना बच्चों, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस प्रकार से होता है बच्चों? क्यूबॉइड इस शेप में होता है बच्चों। रेक्टेंगल जो होता है उसी से क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है बच्चों। इसकी लंबाई मुझे 6 मीटर दी गई है, चौड़ाई मुझे 3.5 मीटर दी गई है, ऊंचाई मुझे पता नहीं है तो मैं x मान लेता हूं बच्चों। मान लीजिए इसकी ऊंचाई x है। अब बच्चों इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, कुल कितना पानी भर सकते हैं, यह निकालने के लिए मुझे बच्चों इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। बच्चों इसका वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बच्चों मुझे लंबाई पता है, इसकी लंबाई क्या है बच्चों मेरे पास? लंबाई है मेरे पास 6 मीटर, चौड़ाई है मेरे पास 3.5 मीटर और ऊंचाई मुझे बच्चों पता नहीं, इसलिए मैंने x मान लिया। ओके, अब बच्चों आपको एक और यूनिट के बारे में जानकारी होगी बच्चों। एक इकाई जो है यानी कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना बच्चों, 1 मीटर क्यूब उसके बराबर में होते हैं बच्चों 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है बच्चों। अब ये जो उत्तर आएगा मेरे पास ये बच्चों मीटर क्यूब में आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों? मीटर क्यूब में आ रहा है, लेकिन मुझे इसकी कुल जो कैपेसिटी है वो लीटर्स में दी गई है। सो मुझे मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। सो कुल मिलाकर मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया। सो इसको मैं अगर 1000 से गुणा कर देता हूं तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा बच्चों। तो मेरे पास कुल मिलाकर 6 गुणा में 3.5 गुणा में x गुणा में 1000 बट्टा में मेरे पास इक्वल में यहां पर आता है 42,000 लीटर। मुझे चूंकि बच्चों x का मान निकालना है तो मैं x को इस साइड रखता हूं, बाकी सबको उस साइड लेकर के जाता हूं। ये बाकी सब क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। उस साइड जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। सो x बराबर क्या आएगा बच्चों? 42,000 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 गुणा में 6 गुणा में 3.5। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों देखिए इससे इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए। अब बच्चों 7 छंग 42, सो 7 बार भाग गया। क्या बचा बच्चों? x बराबर आ गया 7 बटा में 3.5। बच्चों आपको पता है 3.5 जो है बच्चों, 3.5 को जब मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 7 मिलता है। तो जब मैं 3.5 का 7 में भाग दूंगा तो भी मुझे 2 ही मिलेगा। 2 मीटर मेरा उत्तर हो जाता है।
सिंपल था ना बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल था। किस किस को समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्योंकि बच्चों सिंपल सा एक सूत्र है कि जब भी कोई क्यूबॉइड होता है, कोई भी घनाभ होता है, उसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बच्चों देखिए इसमें एक और भी जो है यहां पर ये दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। सो बच्चों इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो 42,000 लीटर दिया हुआ है, यहां पर मुझे मीटर क्यूब में आ रहा है। अब कंफ्यूजन पैदा होती है। सो जिस किसी को पता होता है ना कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब होता है वो 1 लीटर होता है, और जब 1 मीटर क्यूब होता है तो वो 1000 लीटर होता है। इन दो चीजों को ध्यान में रखना। बाकी आपके पास फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, मेथड्स हैं, सबको फॉलो कीजिए एंड उत्तर निकाल लीजिए। बच्चों किस किस को समझ में आ गया भाई जल्दी से बता दो, कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा सा नाम लिख के मुझे बता दो कि गुरुजी समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं एक विक्रेता अपने सामान पर। देखिए बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन है, मैंने उस दिन जो आपको क्वेश्चन समझाया था इससे पहले वाले पार्ट में वही क्वेश्चन है। बच्चे कहते थे सर जो है ये क्वेश्चन जो है इसका शॉर्टकट हमें बता दो, क्योंकि मैंने जो है बच्चों को लॉन्ग कट बताया था। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है जो मुझे मिला है, थोड़ा अच्छा लगा है, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आपको जो मेथड है वो तो आनी ही चाहिए। उसके साथ आप अगर लॉन्ग के साथ साथ अगर शॉर्टकट्स को भी अगर फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर आप शॉर्टकट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। एकमात्र इसका एक सूत्र है बच्चों, एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बच्चों? अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ सीधा सीधा आपको सूत्र बताता हूं, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या है बच्चों कि पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ परसेंटेज बढ़ता है, फिर कुछ वापस लेस किया जाता है। तो अब कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, व्हाटएवर, इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में है ना, ऐसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालने का सूत्र है बच्चों, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, जो क्या कहता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस जो है बच्चों, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक, और यहां पर आएगा जोड़ का चिन्ह बच्चों। जोड़ के चिन्ह के आगे आएगा कि कितना बढ़ाया गया, बढ़ोतरी प्रतिशत बच्चों, क्या आएगा, बढ़ोतरी प्रतिशत, इंक्रीजमेंट प्रतिशत, एंड मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में बच्चों क्या आएगा, 1 माइनस डिक्रीज, कितना घटाया गया, घटाओ प्रतिशत, घटाओ प्रतिशत आएगा बच्चों। बस ये एक सूत्र है, इस सूत्र को लगाते ही अपना उत्तर निकल जाता है। इसके साथ साथ बच्चों आप कुछ और फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए उन लोगों ने स्टार्टिंग में भी उसको इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किया, तो दोनों और आएगा पॉजिटिव, और जो भी परसेंटेज है वो लग जाएंगे। वैसे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बच्चों। क्या कहता है, हर साल ये जवाहर नवोदय विद्यालय की क्वेश्चन जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंडर एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। देखिए अब कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है बच्चों, क्या है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, तो मैंने एक्स मान लिया बच्चों। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स हो गया, 1 प्लस, अब बच्चों देखिए बढ़ोतरी प्रतिशत, पहले कितना इंक्रीज किया बच्चों, 30%, 30% इंक्रीज कर दिया। फिर बच्चों क्या किया, जो है 15% डिक्रीज कर दिया बच्चों। क्या किया, ये परसेंटेज है बच्चों, ठीक है, 15% जो है डिक्रीज कर दिया। अब बच्चों परसेंटेज का जो चिन्ह होता है ये मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी इक्वेशन के अंदर परसेंटेज के इस सिंबल को, इस साइन को जब रिप्लेस करते हैं, सो 1/100 वहां पर देखने को मिलता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 15/100, ये मुझे यहां पर देखने को मिल गया। ये बच्चों मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, ये मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, x यहां आ गया, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, 10 प्लस 3/10, एंड यहां पर आएगा 100 माइनस 15/100। ओके बच्चों, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 13/10 मल्टीप्लाइड बाई 85/100। बच्चों यहां तक आ गया। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको किससे काटा जा सकता है, और 10 0 5 से काटते हैं बच्चों। सो 2 5 से काटा, 1 और 3 7 5 35, 17 यहां पर आ गया। अब बच्चों
कुल मिलाकर मुझे क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस जो है बच्चों मेरा विक्रय मूल्य मुझे मिल गया x मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 200। ये मुझे बच्चों मिल गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। लेकिन मुझे बच्चों पूछा क्या गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि कुल मिलाकर मुझे मिला है 84 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है बच्चों। अगर मुझे 84 रुपए का लाभ हुआ है तो बच्चों मैं क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब मैं घटा देता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, मतलब कि लाभ जो है वो यहां पर मिल जाता है। तो बच्चों मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या है, ये रहा x मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन में 200 माइनस में मुझे x करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैंने x माना था, इक्वल में मेरे पास 84 मिलना चाहिए। ओके बच्चों, वैसे मैं ये आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर हम लास्ट वीडियो के लास्ट स्टेप में पहुंचे थे। अब आप जब इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, जब इसको पूरा सॉल्व आउट करते हैं तो आपको आपका उत्तर मिलेगा बच्चों 800 रुपए। एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको समझा चुका था, एक बार पिछली वीडियो जाकर के देख लेना, इससे जस्ट पहले वाली, उसके अंदर एकदम सही से समझाया हुआ है। चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन, बच्चों 3 घंटा घर है जहां पर जो घंटियां लगी हैं वो 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। अगर वो 8:30 बजे बजती हैं तो अगली बार वो कितने बजे एक साथ में बजेगी। ओके बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली घंटी है बच्चों मान लीजिए ए, दूसरी घंटी है बच्चों मान लीजिए बी, तीसरी घंटी है बच्चों मान लीजिए सी। ये घंटी जो है ए, ये हर 10 मिनट के अंतराल में बजती है। 10 मिनट हुए और बजेगी, फिर 10 मिनट हुए और बजेगी। ये घंटी जो है ये 12 मिनटों के अंतराल में बजती है, हर 12 मिनट में बजती है। ये घंटी हर 15 मिनट में बजती है। अब ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों 8:30 बजे एक साथ में बजी थी, तो ये बताओ अगली बार एक साथ में कितने बजे वो फिर से बजेगी। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बच्चों जो आपको मिनट दिए गए हैं ना, इनका एलसीएम निकाल लो। बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, लसअप ज्ञात करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, लसअप ज्ञात करते हैं। 10, 12 और 15 का लसअप होता है बच्चों 60। सो 10 मिनट, 12 मिनट और जो 15 मिनट है इसका लसअप हो गया बच्चों 60 मिनट। 60 मिनट। अब बच्चों 10 का भाग जब मैं 60 के अंदर देता हूं, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट के बाद वो एक साथ में बजेगी। 60 मिनट हर एक घंटे में एक साथ में वो बजती है। तो बच्चों अगर वो पहले 8:30 बजे बजी थी, 8:30 बजे अगर वो पहले बजी थी, तो 1 घंटा और जोड़ दो, 9:30 बजे एक साथ में बज जाएगी। तो बच्चों कौन सा उत्तर है भाई, 9:30 बजे एक साथ में फिर से वो बजेगी। बच्चों समझ में आ गया ना। देखिए एलसीएम मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम। बच्चों 8:30 के जस्ट बाद वाला कौन है। वैसे तो यहां पर बच्चों 10:30 भी आएगा, 11:30 भी आएगा, क्योंकि हर घंटे में वो बज रही है। लेकिन ये पूछ रहा है जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद में। तो 8:30 के जस्ट बाद कौन आता है बच्चों, 9:30 आता है। कौन आता है, 9:30 आता है। तो इसलिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। 60 मिनट में ये बजती है, सो उसके अंदर हमने 60 मिनट जोड़ दिए। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, सो 9:30 बजे बजेगी। चलिए बच्चों, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय इंग्लिश मीडियम का महाबली बैच। ये है नवोदय विद्यालय हिंदी मीडियम का महाबली बैच, जो कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, आज ही इंस्टॉल कीजिए। मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।